Hello everyone, myself Anj Gupta, a member of COPS IIT BHU. In this video, we are going to learn about how to find the next greater element and the next smaller element in an array. First, let's see what is NG. NG for an element X is the first greater element on the right side of X in an array. Elements for which no NG exist, we consider their NG as -1. Let's have a look at an example. For example, our input array is 13, 7, 6, 12. So the NG for each element are as follows. 13 का NG -1 होगा क्योंकि 13 के बाद ऐसा कोई सा एलिमेंट नहीं है जो 13 से बड़ा है। उसके बाद 7 का NG 12 होगा क्योंकि 7 के बाद 6 है, वो भी 7 से छोटा है, उसके बाद 12 है, तो 7 का NG 12 होगा। इन द सेम वे 6 का NG 12 होगा, बट 12 के बाद ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो बेसिकली 12 का NG एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम 12 का NG भी -1 कंसिडर करेंगे। इस चीज को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। जो हमारा मेथड 1 है वो सिंपल मेथड है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² है। इसमें हम दो लूप्स का यूज करेंगे। जो बाहर वाला लूप है वो एक एक करके सारे एलिमेंट्स पिक करेगा जिन सबका हमें एनजी निकालना है, और जो इनर लूप है वो रिमेनिंग एरे पे इटरेट करेगा। जैसे ही उसे ग्रेटर एलिमेंट मिल जाता है तो वो उसे उसका उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एनजी मान लेगा और वहां पर इनर लूप ब्रेक हो जाएगा। और अगर पूरा इनर लूप इटरेट होने के बाद भी हमें एनजी नहीं मिलता है उस एलिमेंट का, तो -1 प्रिंट हो जाएगा और हम बोलेंगे कि उसका एनजी एग्जिस्ट नहीं करता। लेट्स हैव अ लुक एट द कोड। ये बेसिक C++ का कोड है। हमने n एलिमेंट्स इनपुट लिए, n इनपुट लिया कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, उसके बाद पूरी एरे इनपुट ली ARR में, और ये तीन वेरिएबल्स है नेक्स्ट, आई और जे। नेक्स्ट में हम एनजी स्टोर करेंगे हर एक एलिमेंट का, आई और जे हमारे लूप वेरिएबल्स है। नेक्स्ट को हमने -1 से इनिशियलाइज कर दिया। अभी हमने मान लिया कि हमें उसका एनजी नहीं मिला है या उसका एनजी नहीं एग्जिस्ट करता। हमें जैसे ही उसका एनजी मिल जाएगा हम उसे नेक्स्ट में डालकर लूप ब्रेक करवा देंगे। तो सपोज कि हम सबसे पहले एलिमेंट पे i = 0 पे, तो हमें ARR 0 का एनजी ढूंढना है। तो हम i+1, बेसिकली i+1 यहाँ पर 1 होगा, तो j = 1 से j n तक जाएंगे। और जैसे ही हमें ऐसा कोई सा भी एलिमेंट मिल जाता है जो ARR i से बड़ा है, यानी इस केस में ARR 0 से बड़ा है, तो हम नेक्स्ट को उसमें हम नेक्स्ट में वो एलिमेंट डाल देंगे और वहां पर लूप ब्रेक करा देंगे, और हम बोलेंगे कि ARR i का एनजी हमें मिल गया है जो कि नेक्स्ट है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि पूरा लूप इटरेट हो जाए और हमें कोई एनजी मिले ही ना, या हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिले ही ना जो कि ARR i से बड़ा है, तो उस केस में नेक्स्ट हमारा -1 ही रह जाएगा और हम बोलेंगे कि ARR i का एनजी -1 है, भाई उसका एनजी एग्जिस्ट नहीं करता। और इस तरह से एक एक करके सारे एलिमेंट्स इटरेट होंगे 0 से लेके n-1 इंडेक्सेस तक के, तो हर एलिमेंट का एनजी हमें मिलता जाएगा और हम यहाँ पे प्रिंट करवाते जाएंगे। फिर ये वाला लूप भी खत्म हो जाएगा और रिटर्न 0 से हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर हम एक एग्जांपल देखें, तो अगर हमारा इनपुट है 4, चार हमारे एलिमेंट्स है एरे के 11, 13, 21 और 3, तो जो हमारा आउटपुट प्रिंट होगा वो कुछ इस तरह का होगा कि 11 का एनजी 13। 11 के बाद हम पूरी एरे फिर से इटरेट करेंगे, हमें 11 के बाद अंदर वाले जे वाले लूप से 13 मिलेगा, और जैसे ही हमें 13 मिलेगा हम लूप ब्रेक करवा देंगे, तो 11 का एनजी हमें 13 मिल जाएगा। फिर हम 13 पे आएंगे, 13 के बाद हम फिर से अंदर जे वाला लूप इटरेट होगा, तो हमें जैसे ही 21 मिलेगा तो हम यहाँ पर फिर से लूप ब्रेक करा देंगे। नेक्स्ट में हमारा 21 स्टोर होगा, तो 13, 21 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आता है 21। तो जब हम 21 के केस में ये लूप चलेगा, तो यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू आएगी 3, जो कि ये कंडीशन फॉल्स है क्योंकि 21 इज नॉट लेस देन 3। तो नेक्स्ट हमारा -1 ही रह जाएगा, तो उस केस में 21 का एनजी -1 प्रिंट हो जाएगा और इसी तरह से 3 का एनजी भी -1 प्रिंट हो जाएगा। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² है। वो इसलिए क्योंकि हम दो ON के लूप्स एक के अंदर एक चला रहे हैं, तो ON इंटू ON बेसिकली n² हो जाएगा। तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n² है। हमारी जो सेकंड अप्रोच है जो कि और ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, उसको हम स्टैक के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। इस अप्रोच में हम जो हमारा स्टैक है S, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का उसे हम सबसे पहले पुश कर देंगे लूप के बाहर ही। उसके बाद हम लूप में सेकंड एलिमेंट से लेके nth एलिमेंट तक इटरेट करेंगे, तो एक एक करके हम सारे एलिमेंट्स पिक करते जाएंगे। तो जो एलिमेंट सपोज हमने अभी जस्ट पिक किया है वो एलिमेंट अगर हमारा नेक्स्ट है, तो हम देखेंगे कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है
तो हम स्टैक का टॉप एलिमेंट नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे। अगर नेक्स्ट ग्रेटर है, अगर जो हमारा नेक्स्ट है वो बड़ा है स्टैक के टॉप एलिमेंट से, तो हम स्टैक के टॉप एलिमेंट को पॉप करवा देंगे और हम बोलेंगे कि नेक्स्ट जो है उसका उस पॉप्ड एलिमेंट का एनजी है। ऐसे हम तब तक पॉप करवाते रहेंगे जब तक या तो स्टैक खाली नहीं हो जाता, या फिर जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है वो नेक्स्ट से बड़ा नहीं हो जाता। और जितने भी एलिमेंट्स अभी तक हमने पॉप करवाए हैं उन सबका एनजी नेक्स्ट होगा। फिर फाइनली हम स्टैक में नेक्स्ट को पुश कर देंगे और ये प्रोसेस हर एलिमेंट के लिए चलता जाएगा। आखिरी में जब हमारा ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा तो हमारे स्टैक में कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो और उन वो सारे एलिमेंट्स वो होंगे जिनका एनजी अभी तक हमें मिला ही नहीं है। तो सिंस उन सबका एनजी अभी तक हमें मिला ही नहीं है, तो उन उन सारे एलिमेंट्स, वो जो स्टैक में जो भी एलिमेंट्स बच गए हैं उन सबका एनजी -1 होगा और एक एक करके हम उन्हें भी प्रिंट करवा देंगे उनके एनजी -1 के साथ। ये इसी अप्रोच का एक ड्राई रन है। तो इनिशियली जो हमारा स्टैक था उसमें हम 11 पुश कर देंगे एरे का फर्स्ट एलिमेंट, जैसा कि हमने कहा था कि एरे का फर्स्ट एलिमेंट हम स्टैक में पुश करेंगे, उसके बाद बाकी के एरे पे इटरेट करेंगे। तो 11 स्टैक में है। अब हम इटरेट कर रहे हैं 1 से लेके यानी इंडेक्सिंग 1 से लेके इंडेक्सिंग 3 तक। तो ARRI आई इस केस में अभी 1 होगा। तो ARR1 जो कि हमारा 13 है, तो 13 इज ग्रेटर देन s डॉट टॉप 11। तो 13 11 से बड़ा है। सिंस ये कंडीशन ट्रू है तो हम स्टैक के जो टॉप एलिमेंट है उसको पॉप करवा देंगे। तो हम 11 को तो स्टैक में से पॉप करवा देंगे और हम बोलेंगे कि 11 का एनजी हमें मिल गया है, वो 13 है। और स्टैक में अब जो हमारा अगला एलिमेंट है 13 उसे पुश करवा देंगे। तो अब हमारा नया स्टैक होगा, सिर्फ उसमें 13 होगा क्योंकि 11 तो पॉप हो चुका है, तो 13 होगा। और हमारा आई प्लस प्लस हो चुका होगा तो आई इक्वल टू 2 होगा। आई अभी 21, ARRI अभी हमारा 21 है। फिर अगली स्टेप, अब ARRI है 21 और s डॉट टॉप है 13। तो ये कंडीशन फिर से ट्रू हो जाती है कि 21 इज अगेन ग्रेटर देन 13। तो s डॉट पॉप हम फिर से चलाएंगे, हम स्टैक का जो टॉप एलिमेंट था 13 उसे पॉप करवा देंगे और हम बोलेंगे कि 13 का एनजीबी हमें मिल गया है, वो 21 है। और हम 21 को फिर स्टैक में पुश कर देंगे। तब हमारा जो नया स्टैक है वो उसमें सिर्फ 21 होगा और हमारा आई प्लस प्लस हो चुका होगा। हमारा इटरेटर अब जो लास्ट एलिमेंट है ARR ऑफ 3 उस पे होगा जिसकी वैल्यू भी 3 है। तो अब यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है बिकॉज 3 इज लेस देन 21। तो जो हमारा ARRI है इट इज लेस देन s डॉट टॉप। तो इस केस में हम कुछ भी नहीं करेंगे, इस केस में हम डायरेक्टली स्टैक में 3 पुश कर देंगे और उसके बाद जब हमारा आई फिर से प्लस प्लस होगा तो लूप खत्म हो चुका होगा। तो अब हमारे स्टैक में दो एलिमेंट्स 21 और 3 बच गए हैं। तो हम बोलेंगे कि इन दोनों एलिमेंट्स का एनजी अभी तक हमें नहीं मिला था, तो इसलिए इनका एनजी -1 होगा। तो हम स्टैक में से जो इसका स्टैक का टॉप एलिमेंट है 3 उसको पॉप करवाएंगे और बोलेंगे कि 3 का एनजी भी -1 है। फिर 21 पॉप करवाएंगे और बोलेंगे कि 21 का एनजी भी -1 है। अब हम इसी चीज को कोड में देख लेते हैं। तो हमारे पास n एलिमेंट्स थे, हमने n इनपुट लिया, उसके बाद एरे के n एलिमेंट्स इनपुट ले लिए सारे। उसके बाद हमारा स्टैक है s। तो वी आर पुशिंग द फर्स्ट एलिमेंट टू द स्टैक। तो s डॉट पुश ARR 0। उसके बाद बाकी सारे एलिमेंट्स पे हम इटरेट कर रहे हैं 1 से n तक। तो 1 से मतलब i लेस देन n तक। तो हम सबसे पहले ही चेक कर लेंगे कि अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम डायरेक्टली स्टैक में ARRI पुश कर देंगे क्योंकि सिंस स्टैक में कुछ है ही नहीं, और लूप कंटिन्यू करवा देंगे। बिकॉज स्टैक अगर एम्प्टी है तो उसका टॉप एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो स्टैक में डायरेक्टली पुश हो जाएगा ARRI। अब उसके बाद अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम स्टैक का टॉप एलिमेंट उठाएंगे। ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई कि स्टैक इज नॉट एम्प्टी। तो हम स्टैक का टॉप एलिमेंट उठाएंगे और हम चेक करेंगे कि अगर ARRI जो है हमारा अभी करंट एलिमेंट वो s डॉट टॉप से s डॉट टॉप उससे छोटा है, यानी ARRI उससे बड़ा है। अगर ऐसा है तो s डॉट टॉप का एनजी हमें मिल चुका है, वो ARRI है, और हम सी आउट करवा देंगे s डॉट टॉप का एनजी ARRI और ये जो टॉप एलिमेंट है इसे पॉप करवा देंगे। और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक या तो हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता या फिर जो हमारा s डॉट टॉप है वो ग्रेटर देन ARRI नहीं हो जाता। इन दोनों में से जैसे ही एक कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप ब्रेक हो जाएगा और हमारा लूप आगे बढ़ जाएगा। तो कुछ एलिमेंट्स का एनजी हमें मिल चुका होगा। उसके बाद हम जो हमारा ARRI था उसे स्टैक में फिर से पुश कर देंगे और ये प्रोसेस चलती जाएगी। ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक i लेस देन n है। तो जब हमारा ये लूप खत्म हो चुका होगा तो हमारे स्टैक में कुछ एलिमेंट्स बचे होंगे, हो भी सकता है बचे हो, नहीं भी हो सकता है बचे हो। तो
हम फिर एक while लूप फिर से लगाएंगे और हम बोलेंगे कि जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक जितने भी एलिमेंट स्टैक में थे वो सारे पॉप भी होते जाए और साथ साथ उन सबका ng -1 प्रिंट होता जाए। तो while s डॉट एम्प्टी इज इक्वल टू फॉल्स, तो s डॉट टॉप इज जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं है तो s डॉट टॉप का ng -1 प्रिंट हो जाए और s डॉट पॉप यानी वो जो टॉप एलिमेंट है वो स्टैक से पॉप भी होता जाए और रिटर्न 0 के साथ साथ हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो अगर हमारा इनपुट है 11, 13, 21 और 3, तो हमारा आउटपुट आएगा 11 का ng 13, 13 का 21, फिर 3 का -1 और 21 का -1, क्योंकि स्टैक में वो उल्टे ऑर्डर में थे इसलिए 3 और 21 उल्टे ऑर्डर में प्रिंट होंगे। उसके बाद अगर हम इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी, जो कि इसलिए बिकॉज इसमें सिर्फ एक लूप है जो कि O ऑफ n का है, O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। और अगर आप सोच रहे हो कि जो अंदर वाला लूप है ये इसकी वजह से ये n² हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज स्टैक का भी हर एक एलिमेंट एक ही बार प्रोसेस हो रहा है और लूप का भी हर एक एलिमेंट एक ही बार प्रोसेस हो रहा है, तो इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट की। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैंने आपको दोनों अप्रोचेस बता दी, n² वाली भी और NOFN वाली भी। नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट और NSE, ये भी हम इन सेम दोनों तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, n² से भी और O ऑफ n से भी। तो n² वाला तो मतलब सिंपल बेसिक अप्रोच ही है, वो तो आप ऊपर वाले कोड का रेफरेंस लेके भी लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें स्टैक वाले अप्रोच की, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन ng के जैसी है, बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि जब हम स्टैक के टॉप एलिमेंट को जो करंट एलिमेंट है उससे चेक कर रहे थे, तो हम ng में ये चेक कर रहे थे कि जो करंट एलिमेंट है वो बड़ा होना चाहिए स्टैक के टॉप एलिमेंट से। और NSE कैलकुलेट करते वक्त हम ये चेक करेंगे कि जो करंट एलिमेंट है वो छोटा होना चाहिए स्टैक के टॉप एलिमेंट से। और इसी बात को बस मैंने लिखा हुआ है यहाँ, और इसका कोड कुछ इस तरह का होगा कि n एलिमेंट्स है, हमने सारे n एलिमेंट्स इनपुट ले लिए, ये हमारा स्टैक है, स्टैक में हम फर्स्ट एलिमेंट पुश कर देंगे। और अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो तो हम डायरेक्टली ARRI पुश करके कंटिन्यू कर देंगे। और अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हम देखेंगे कि स्टैक का टॉप एलिमेंट जो है वो जब तक बड़ा है ARRI से तब तक हमें स्टैक के टॉप एलिमेंट का NSE मिलता जा रहा है, और वो ARRI होगा। तो s डॉट टॉप और ARRI हम प्रिंट करते जाएंगे कि s डॉट टॉप का NSE ARRI है। और जैसे ये लूप ब्रेक होगा, जैसे इन दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन फॉल्स होगी, उसके बाद हम हमारे स्टैक में ARRI पुश कर देंगे। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हमारे स्टैक में बच गए उन सब का NSE हमें नहीं मिला है अभी तक, तो उन सारे एलिमेंट्स को भी हम एक एक करके पॉप करवाते जाएंगे और उन सब का NSE -1 प्रिंट करवाते जाएंगे। तो अगर हम NSE का एग्जांपल देखें, तो अगर हमारी इनपुट आ रही थी 4 एलिमेंट्स थे और 11, 13, 21 और 3, तो 21 का NSE 3 होगा, 13 का NSE भी 3 होगा, 11 का NSE भी 3 होगा और 3 का NSE -1 होगा। तो ये हमारा NSE की अप्रोच थी। उसके बाद रिसोर्सेज के दोनों लिंक मैंने डाले हुए हैं गूगल डॉक में, और जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थी तो मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी शेयर की हुई है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। I hope you understood this topic. Thank you.